नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। तो इसके पहले सेशन में हम लोगों ने क्या कवर किया था? रियलाइज्ड यील्ड अर्निंग कवर किया था। रियलाइज्ड यील्ड अर्निंग में हम लोग क्या करते थे? इट इज नथिंग बट एक तरह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का मेथड होता है। अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो एक तरह से ये मेथड होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का। ठीक है, तो रियलाइज्ड यील्ड अर्निंग में हम लोग क्या देखते थे? इसमें बेसिकली पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते थे कि डिविडेंड कितना अर्न किया, उसमें कितना प्राइस मिला, कितना इन्वेस्ट किया। पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे हम लोग फ्यूचर का कॉस्ट निकाल देते हैं। उसके अंदर हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते थे, जिसमें हम लोग रिफर इलस्ट्रेशन नंबर 10 किया था, जिसका 12% के समवेयर अराउंड आईआरआर आ रहा था। फिर दूसरे तरीके से भी हम लोग रियलाइज्ड यील्ड मेथड से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको डिविडेंड मल्टीपल ईयर के दिए हैं, डिफरेंट ईयर डिविडेंड एंड डिफरेंट ईयर प्राइजेस गिवन, तो भी हमें रियलाइज्ड यील्ड मेथड का फॉर्मूला यूज करके हम कॉस्ट निकाल सकते थे। उसके अंदर कैसे सॉल्व करते थे? हाउ टू सॉल्व। स्टेप 1 में हम लोग यील्ड निकालते थे। अगर 5 इयर्स का डेटा है तो 4 इयर्स का यील्ड निकालेंगे, 10 इयर्स का डेटा है तो 9 इयर्स का यील्ड निकालेंगे। यील्ड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता था? 1 प्लस y1 yn डिवाइड बाई dn प्लस pn होल डिवाइड बाई pn माइनस 1। यहाँ पे n के जगह पे आपको अगर ईयर 1 का निकाल लो तो 1 रखना है, 2 का निकाल लो 2 रखना है, 3 का निकाल लो 3 एंड सो ऑन। यू नीड टू जस्ट डू इट। ये फॉर्मूला रिपीट करना है n माइनस 1 ईयर्स तक। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आप आते थे। स्टेप नंबर 2 में आप ये फॉर्मूला लगाते थे। ये जो फॉर्मूला है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से डिराइव फॉर्मूला है। ईयर 1 के यील्ड को ईयर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ईयर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरा होने के बाद अंडर रूट करोगे 1 डिवाइड बाय n से, एंड लास्ट में जो आपका आंसर आएगा -1 कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। और इस वाले केस में जो हम लोग का आंसर आ रहा था दैट वाज समवेयर अराउंड 15%। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था, याद आ रहा होगा तो मेरे साथ। अब हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ मेथड ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कि फिफ्थ अप्रोच क्या है। तो फिफ्थ अप्रोच है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CAPM। और ये जो CAPM मॉडल है ना, आपको इंटर में तो है ही, आपको फाइनल में भी आएगा, और फाइनल में तो और मस्त से आता है, अच्छे से आता है। तो CAPM दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आओ देख लेते हैं, इसकी कुछ थ्योरी है, थ्योरी को एक बार देख लेते हैं। फिर इसका फॉर्मूला एकदम ही आसान है और इसके क्वेश्चन तो और आसान है, देख लो। It CAPM desired, it मतलब CAPM desired the risk return trade off for the securities and it also described the linear relationship between risk and return for the security। तो जहां पर रिस्क इन्वॉल्व होता है वहां पर CAPM आता है। सर ये CAPM क्यों ला रहे पिक्चर में, उसका थोड़ा सा तो बैकग्राउंड बताओ। देखो सिंपल बात बताता हूँ, अगर आप किसी डिबेंचर में पैसा डाल रहे हो या फिर आप किसी बॉन्ड में पैसा डाल रहे हो, प्रेफरेंस शेयर में पैसा डाल रहे हो, तो आपको फिक्स है कि आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो मिलेगा, 11% का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी इक्विटी में पैसा डाल रहे हो तो जरूरी थोड़ी है आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया तो मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी ने लॉस कर लिया तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो जो इन्वेस्टर है ना, वो क्या सोचता है कि अगर मैं किसी फिक्स जगह पे पैसा डालूं तो मुझे फिक्स्ड इनकम तो उतना मिलने वाला ही है, लेकिन मुझे अगर इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करना तो मैं तो रिस्क ले रहा हूं ना, उसके बदले मुझे एक्स्ट्रा पैसा क्या मिलेगा, रिस्क लेने के बदले क्या रिवॉर्ड एक्स्ट्रा मिलेगा, उस चीज को रखते हुए नजर में हम लोग CAPM फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, एकदम सिंपल सी चीज है, वो भी बता दूंगा, बट एकदम सिंपल याद रखना है। एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए हम लोग ज्यादा रिवॉर्ड मांगते हैं, ज्यादा कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगता है, तो CAPM उसके बारे में बात करता है। और ये रिस्क रिटर्न के पर्सपेक्टिव से चलता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, जो आप लोगों ने पढ़ते आए हो बचपन से। अब रिस्क में देख लो, रिस्क दो तरह के होते हैं। एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क और दूसरा होता है सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है वो देख लो। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, इट्स रिलेटेड विद कंपनीज परफॉर्मेंस। तो जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है वो सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक होता है। जैसे एक इंडस्ट्री है, मान लो पूरा इंडिया है, अब इंडिया के अंदर मान लो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रिस्क ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो एक कंपनी होगी जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उस कंपनी के परफॉर्मेंस का रिस्क देखेंगे। जस्ट वो रिस्क उस कंपनी तक लिमिट होगा, पूरे इंडस्ट्री में लिमिट नहीं होगा। हम लोग इंडस्ट्री को नहीं देखेंगे, जस्ट उस कंपनी को देखेंगे, तो उस कंपनी का रिस्क ही होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो वही बोला है, इट इज नथिंग बट अ कंपनी स्पेसिफिक रिस्क एंड इट्स रिलेटेड विद द कंपनीज परफॉर्मेंस। तो कंपनी के परफॉर्मेंस से जस्ट रिलेटेड है। उसके बाद दिस रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो। तो ये रिस्क को आप एलिमिनेट कर सकते हो कैसे?
अपना पोर्टफोलियो निकाल लो। अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो जहां पे रिस्क ज्यादा है तो आप वहां से शेयर निकाल लो, कहीं और इन्वेस्ट कर दो, तो आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हो और एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे टाइप ऑफ रिस्क को। एंड दिस अनसिस्टमेटिक रिस्क इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्सिफाइबल रिस्क, जैसे कि स्ट्राइक और लॉकडाउन इन अ कंपनी, लेबर नॉट अवेलेबल। तो दिस काइंड ऑफ रिस्क कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी में स्ट्राइक हो गया, लॉकडाउन लग गया कंपनी में, या फिर लेबर ही अवेलेबल नहीं है, तो ये रिस्क तो कंपनी स्पेसिफिक है ना। इंडस्ट्री को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, कंपनी के ऊपर फर्क पड़ेगा। और आपको क्यों फर्क पड़ेगा? एज एन इन्वेस्टर आपने उस कंपनी में पैसे लगाए इसलिए। तो ये हो गया आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ना है, रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो बिंदास। चलो अब सिस्टमेटिक रिस्क देखते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क क्या बोल रहा है, देखो। सिस्टमेटिक रिस्क, इट इज द मैक्रो इकोनॉमिक और द मार्केट स्पेसिफिक रिस्क अंडर विच अ कंपनी ऑपरेट। जैसे मैंने बोला, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पैसा डालो तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री, उस पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रिस्क हम लोग कंसिडर करेंगे। समझा? पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रिस्क। अब जिस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो, मान लो वो मैन्युफैक्चर करती है स्टील का, तो पूरी स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम लोग क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। और अगर इस पूरे स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कुछ भी होता है तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो कंपनी पे तो पड़ेगा ही ना। उस चीज को हम लोग अवॉइड ही नहीं कर पाते। तो वही बातें लिखी गई है कि एक मैक्रो इकोनॉमिक व्यू होता है और ये मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होता है जिसके अंदर कंपनी ऑपरेट करती है। फिर बोला है this risk cannot be eliminated by diversification, hence it is non diversifiable। और ये रिस्क आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते क्योंकि जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया उसको तो इम्पैक्ट हो रहा है। अगर वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, पूरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट हुआ है, तो आप इस कंपनी में पैसा लगाओ या इस कंपनी में पैसा लगाओ, आप तो रिस्क हटा ही नहीं सकते ना इसके लिए। अब देख लो, इसके एग्जाम्पल में आता है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, या फिर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, एसेट्रा एसेट्रा। ETC का मतलब क्या होता है पता है ना? एक्स्ट्रा थिंग कमिंग। चलो अब इसका फॉर्मूला देख लो, बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। यानी ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF मतलब रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा मतलब रिस्क होता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो मार्केट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटी शेयर में, और RM मतलब मार्केट इतना रिटर्न दे रही है माइनस RF यानी मिनिमम रेट मुझे इतना रिस्क इधर से मिला। RF मतलब यही वाला RF आ गया। ठीक है, अब कहाँ पे क्या क्या चीजें आती है देखो। वेयर के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, RF मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कि इतना रिस्क फ्री रिटर्न तो मिल ही जाता है कहीं से भी। बी मतलब बीटा कोएफिशिएंट, बीटा निकलता है। ये बीटा सर कैसे निकलता है? ये आप CA फाइनल में पढ़ोगे कि ये बीटा कैसे निकलता है बहुत अच्छे तरीके से। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर है, वहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। देन RM मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। एंड RM माइनस RF होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसका मतलब क्या होता है कि आप 16% इन्वेस्ट करोगे, अगर आप इन्वेस्ट करोगे मार्केट में तो आपको 16% का रिटर्न मिलेगा, और अगर आपने रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया तो आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। तो मैं मार्केट में जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे रिस्क कितना मिल रहा है, मुझे कितना प्रीमियम मिल रहा है, ओवर एंड अबाउ मुझे कितना मिल रहा है। तो आप देखोगे ओवर एंड अबाउ आपको 10 से 6 यानी 6% का आपको प्रीमियम मिल रहा है, यानी एक्स्ट्रा आपको कितना मिल रहा है? 6% का प्रीमियम मिल रहा है। और ये प्रीमियम कहाँ से मिल रहा है? मार्केट से मिल रहा है। ठीक है, मार्केट से मिल रहा है। बस ये मार्केट में रिस्क है कि नहीं है? ऑफ कोर्स मार्केट में रिस्क है, इसके लिए इसको बोलते हैं, इसके लिए ये निकल, और ये निकला कैसे? RM माइनस RF। RM माइनस RF का जो वर्ड होता है वो होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। समझा? ये मार्केट रिस्क प्रीमियम कैसे आया? गॉट इट? ये समझा? एक बार रिमाइंड करना, समझ जाएगा, वापस से बता दूंगा। ठीक है, देख लो 10% मुझे मिल रहा है अगर मैं रिस्क फ्री बॉन्ड्स में पैसा लगाता हूँ, मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा मुझे 16% मिलेगा। इस 10% को मैं नाम देता हूँ RF का, इस मार्केट में इन्वेस्ट करने को मैं नाम देता हूँ RM का। ठीक है, अब मैं जब नॉर्मल बॉन्ड से मार्केट में जा रहा हूँ तो मुझे प्रीमियम कुछ तो मिलेगा, मैं एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। एक्स्ट्रा कोई भी चीज मिलती है हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम मिल रहा है। कितना परसेंट का रिटर्न एक्स्ट्रा मिल रहा है? 6% का। तो 6% को नाम क्या दिया? प्रीमियम का नाम दिया। अब ये प्रीमियम कहाँ से मिल रहा है? मार्केट से मिल रहा है। बट मार्केट में आपने पैसा लगाया तो रिस्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसके लिए इसको नाम देते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो कभी कभी एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये वर्ड लिख देगा कि मार्केट रिस्क प्रीमियम है, तो इस पूरे फॉर्मूला में आप डायरेक्टली वही आंसर लिख देना, डायरेक्टली आप 6% लिख देना, फिर कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में नहीं दिया है
तो आप RM का वैल्यू RM की जगह लिखो और RF का वैल्यू RF की जगह पे लिखो, ठीक है। चलो अब एग्जांपल देख लो, बड़ा इजी एग्जांपल है। रिस्क फ्री रेट कितना है 10%, बीटा 1.75 और RM है 15%। चलो एग्जांपल में इधर ही सॉल्व कर, ये देखो यहाँ पे सॉल्व है, बट मैं अगेन आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। देखो RM कितना है 15, 10, 1%। चलो RM 15% है, ठीक है। रिस्क फ्री रेट कितना है 10% है, एंड आपका बीटा, बीटा इज व्हाट 1.75। फॉर्मूला क्या था के का, के इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। फिर RF कितना है 10%, बीटा कितना है 1.75। पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको एग्जाम में सबसे पहले मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, पहले किसको सॉल्व करना है। बहुत लोग गलती ये कर देते हैं ना कि मस्त में इसको सॉल्व करते हैं, इसको पहले प्लस करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ये गलती नहीं करनी है। RM आपका कितना है क्वेश्चन के अंदर 1.75, सॉरी 15% और 10%। फर्दर सॉल्व करेंगे 10% प्लस 1.75 ब्रैकेट में आएगा 5%। 15 माइनस 10 इज 5। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10% 1.75 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.75 आंसर है। फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो 18.75 इज योर आंसर। आप 18.75 लिखो, या फिर अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिवाइड बाय 100 कर देना। डिवाइड बाय 100 करोगे तो 1875 इसका आंसर आ जाएगा। समझा कितना इजी है? बस CAPM का फॉर्मूला याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है यहाँ पे। चलो डिलीट हो गया बस। तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हो गया, हाँ हो गया सर। हाँ 5 चीजें आती है, एक डिविडेंड अप्रोच, एक अर्निंग अप्रोच, एक डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जिसको दूसरा नाम दिया जाता है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, फिर रिटेन अर्निंग और लास्ट में आता है आपका CAPM। तो आपके 5 मेथड तो हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉस्ट की तरफ, जिसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। क्या नाम है इसका? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। देख लो ये भी फटाक से हो जाएगा, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिटेन अर्निंग क्या होता है वो समझो सबसे पहले। तो आपको जब तक रिटेन अर्निंग नहीं समझेगा तब तक आप कॉस्ट पे कैसे जाओगे। देखो सपोज करो कंपनी रेवेन्यू अर्न करती है कितना 1000 करोड़, बड़ा सोचना है हमेशा। फिर वो खर्चा करती है 300 करोड़ का। जब उसने खर्चा किया तो उसको इनकम हो गया, इनकम कितने का हुआ? नेट इनकम 700 करोड़ का। ठीक है, हमेशा बड़ा सोचना कभी भी, पैसे के रिगार्डिंग हो चाहे कुछ भी चीज हो। तो 700 करोड़ का कंपनी को हो गया नेट इनकम। अब सपोज करो कि ये कंपनी में पूरा का पूरा पैसा इक्विटी वालों ने ही दिया है, कोई डिबेंचर नहीं है, कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, सारे के सारे इक्विटी वाले। तो हम इक्विटी वालों को बुलाते हैं, बोलते हैं आइए आओ। इक्विटी वालों को बुलाते हैं और इक्विटी वालों को डिविडेंड देते हैं। जो डिविडेंड देते हैं वो देते हैं 200 करोड़। ठीक है, माइनस करेंगे 200 करोड़ तो हमारे पास एक अमाउंट आएगा, वो आएगा 500 करोड़। अब इस 500 करोड़ को क्या नाम दे? इस 500 करोड़ को हम लोग, देखो इनकम बोलूं या अर्निंग बोलूं, दोनों वर्ड सेम है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्निंग। इट इज नथिंग बट द अर्निंग वन ऑफ द। बट इस 500 करोड़ को कंपनी अपने पास रख रही है कि बांट रही है? ऑफ कोर्स सर रख रही है। 200 करोड़ का डिविडेंड देने के बाद 500 करोड़ अपने पास रख रही है। तो अगर हम कोई भी चीज अपने पास रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन्ड। क्या बोलते हैं? रिटेन करना। बट हम किस चीज को रख रहे हैं अपने पास? अर्निंग को। इसके लिए इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं रिटेन्ड अर्निंग। समझा रिटेन अर्निंग क्या होता है? गॉट इट? क्लियर व्हाट इज द रिटेन अर्निंग? यानी कि कंपनी सब कुछ कमाने के बाद डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देने के बाद जो भी पैसा बच जाता है उस पैसे को हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग। अब क्वेश्चन आ गए तो सर ठीक है रिटेन अर्निंग समझ गया, बट क्यों कर रहे हैं, कॉस्ट क्यों निकाल रहे? आप खुद सोचो। अब जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर बोलेगा 500 करोड़ कंपनी आपके पास हमारे पैसे पड़े हुए, क्योंकि एट द एंड ये सारे पैसे किसके होते हैं? शेयर होल्डर्स के होते हैं। तो शेयर होल्डर्स कंपनी के पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर ये 500 करोड़ आप हमें दे देते, शेयर होल्डर्स बोलते हैं कंपनीज को कि अगर 500 करोड़ आप हमें दे देते तो हम ये 500 करोड़ लेके जाके कहीं और इन्वेस्ट करते और वहां से हम कुछ इनकम कमाते। बट कंपनी आपने हमें ये 500 करोड़ नहीं दिया तो अब हम कहीं और नहीं कमा पाएंगे, तो उसके बदले भी तो हमें कुछ कॉस्ट चाहिए होगा ना, उसका भी तो कॉस्ट है। ये जो 500 करोड़ आप रख रहे हो इसका भी तो एक कॉस्ट है।
अगर आप हमें देते तो हम मार्केट से कमा लेते, बट आप नहीं दे रहे हो, ये पैसा आप अपने धंधे में यूज कर रहे हो, और जब भी आप किसी का पैसा धंधे में यूज करते हो उसके बदले में कॉस्ट देना होता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कि जो भी हम लोग ने रिटेन करके रखा उसका क्या कॉस्ट आ रहा है, समझा? इसके लिए हम लोग को ये पढ़ना पड़ता है। चलो इसको हटाते हैं। ध्यान दो, लाइक अदर सोर्सेज ऑफ फंड रिटेन अर्निंग ऑल्सो इन्वॉल्व कॉस्ट। तो जिस तरह अदर सोर्सेज ऑफ फंड का कॉस्ट होता है उसी तरह रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट होता है। सो इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिविडेंड फॉरगोन बाय द शेयर होल्डर। तो ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, अगर वो डिविडेंड उनको मिल जाता तो वो लेके कहीं और इन्वेस्ट कर दे, बट आपने उनको डिविडेंड के नाम पे दिया नहीं, आपने कंपनी खुद रख लिया, तो एक तरह से उनका अपॉर्चुनिटी मिस हो गया ना पैसा कमाने का। सो नॉर्मली कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स हायर देन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होता है और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कम होता है। क्यों सर, क्यों? रीजन क्या? ड्यू टू इशू ऑफ शेयर एट अ प्राइस लोअर देन करंट मार्केट प्राइस एंड फ्लोटेशन। क्योंकि जब आप मार्केट में शेयर इशू करोगे तो वहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, और जब फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होता है आपके पास कम पैसा आता है, कम पैसा आता है आप कॉस्ट ज्यादा देते हो। क्या बोल रहे हो सर? 100 रुपीज का प्राइस था, आपने जाके मार्केट में इशू किया और मार्केट में इशू फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया, इसके लिए आपके जेब में कितना आया? 97 आ गया। लेकिन यही रिटेन अर्निंग आपके पास 100 रुपीज एज इट इज पड़ा रहा। अब आप दोनों पे कॉस्ट दे रहे हो, यहाँ पे भी 10 रुपीज दे रहे हो, यहाँ पे भी 10 रुपीज का आप कॉस्ट दे रहे हो। अब इसका कॉस्ट निकालो नॉर्मली, तो कॉस्ट क्या आएगा? 10 डिवाइड बाय 97 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझी, क्लियर है? अब देखो 10 डिवाइड बाय 97 को सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा? अगर मैं बोलूँ 10 डिवाइड बाय 97 तो मेरा आंसर आ रहा है 0.1031, और यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 100 इसका आंसर आएगा 10%। 10%, अगर इसको भी मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 10.31। तो इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ 10.31%। अब बताओ ये ज्यादा लग रहा है कि ये ज्यादा लग रहा है? ऑफ कोर्स सर ये ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाता है, इसकी वजह से इक्विटी का कॉस्ट क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, और रिटेन अर्निंग का कॉस्ट कम होता है। अब समझा एग्जांपल के साथ? अब समझा है? अब समझा सर? ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये भी समझ गया और ये भी समझ गया। अब देखो, अगर आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सीख लिया ना, सबसे इजी चीज है, इसमें कुछ चाहिए सेम फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज सेम, बस 2-3 चीजें अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें अलग है। डिविडेंड प्राइस मेथड फॉलो कर रहे हो तो सेम फॉर्मूला KR इज इक्वल टू D अपॉन P। अर्निंग प्राइस मेथड तो EPS अपॉन P, एंड अगर आप ग्रोथ मॉडल कर रहे हो तो KR इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फॉर कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपको P पे ध्यान देना है, P पे फोकस करना। देखो अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन कर रहे हो तो P के लिए आप क्या निकालते हो? नेट प्रोसीड। कैसे निकालते हो? नेट प्रोसीड रियलाइज्ड इज इक्वल टू इशू प्राइस लेस फ्लोटेशन कॉस्ट निकालते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकाल रहे हो तो P के जगह पे आपको क्या लेना है? करंट मार्केट प्राइस, और हाउएवर सम टाइम आप इशू प्राइस भी ले सकते हो। तो वापस बोलो, जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो जो P निकालते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेते टाइम आप इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग ले लो, क्या निकाल रहे हो? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो वहां पे P के जगह पे आपको क्या लेना है? करंट मार्केट प्राइस की। अभी के टाइम पे मार्केट प्राइस कितनी चल रही है वो आपको देखना है, और अगर करंट मार्केट प्राइस नहीं दी है तब आप इशू प्राइस ले सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट कभी नहीं आता है। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, बोलेगा कि इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट है, गलती से भी माइनस मत करना। ठीक है, ये नोट याद रखना, नोट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। And the concept of flotation cost is not used for calculation of cost for retain earning। ये बातें मैंने साफ साफ यहाँ पे लिख के दे दी है। समझ में आ गया इतना? Got it? This cost of retain earning सर इतना छोटू सा था? हाँ छोटू सा था। अब हम लोग 3 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 14 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 15। उसके बाद हम लोग का कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हो जाएगा, प्रिफरेंस शेयर हो जाएगा, इक्विटी हो जाएगा, रिटेन अर्निंग हो जाएगा, फिर जो मेन क्रक्स था वो हो जाएगा, फिर WACC बचेगा जिसका हम लोग बोलते हैं वेटेड, और वो बहुत ही आसान है। अगर आपको ये कॉस्ट निकालने आ गया ना तो WACC कुछ नहीं है, एकदम आसान है। और अगर कॉस्ट निकालने नहीं आ रहा है ना तो WACC के कुछ नंबर ही नहीं मिलने वाला है।
क्योंकि वो सारा इसी के ऊपर बेस होता है। ठीक है, समझ गया। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14, 15 सॉल्व करेंगे। एक बार अगर आपको चाहिए तो ये रीड कर लो स्क्रीन पॉज करके। ये लो, ठीक है। ये कंसेप्ट नोट्स कहाँ पे मिलेंगे सर? ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप ओपन करोगे ना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, वहाँ पे कंसेप्ट नोट्स का लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, ये सेम कंसेप्ट नोट्स आपको इस लेक्चर के मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, और जैसे ये पूरा लेक्चर खत्म होता है, ये सीरीज खत्म होगी, जब इसका रिवीजन वीडियो डलेगा तो उस रिवीजन वीडियो में पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपको कंसेप्ट नोट्स मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप वन लिंक पे क्लिक करके पूरा देख सकते हो। बट अभी जैसे आपको चैप्टर के फ्लो में जाना है तो आप कंसेप्ट नोट अगर इस चैप्टर का देखना तो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14, 15 देखते हैं क्या है। 11 हो गया, अरे बाबा 12 किधर गया सर? आपने 12 नहीं कराया? 12 इसी का पार्ट होगा। ये 12 को मैंने उधर एग्जांपल में कवर कर दिया। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 इज कवर्ड देयर, बट फिर भी अगर चाहिए तो मैं लिख देता हूँ वहां पे कंसेप्ट नोट्स में, मैं लिख देता हूँ रिफर इलस्ट्रेशन नंबर 12। रिफर इलस्ट्रेशन नंबर 12 लिख दिया। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखेंगे, 14 देखेंगे, 15 देखेंगे। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 13, ओके क्वेश्चन ले लेते हैं वहां पे। सॉल्यूशन नोट्स यही है, यही है, हाँ यही है। चलो यहाँ पे थोड़ा बड़ा और यहाँ पे लिख देते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 कवर इन कंसेप्ट नोट। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 13, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी, अरे सॉरी क्वेश्चन अभी तक पूरा मैंने लिया नहीं है, नीचे भी बाकी है। वेरी नाइस, चलो अब मजा आएगा, देखते हैं। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी इज ₹10। ठीक है, तो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, वाइल करंट मार्केट प्राइस इज 200 पर शेयर, और करंट मार्केट प्राइस इस इक्विटी का कितना है? 200 रुपीज पर शेयर। कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड इज प्लानिंग टू फाइनेंस इट पार्शियली बाय न्यू इशू एंड पार्शियली बाय रिटेन अर्निंग। तो कंपनी क्या करना चाहती है? एक नया प्रोजेक्ट चालू करना चाहती है और उससे जो फंडिंग लेना चाहती है 50%, पार्शियली मतलब 50%, तो 50% वो इक्विटी से लेना चाहती है और 50% रिटेन अर्निंग से लेना चाहती है। उसके बाद बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है एज वेल एज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी निकालनी है। इफ इशू प्राइस बिल ₹190 पर शेयर एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज ₹5 पर शेयर। तो देखो यहाँ पे ₹5 पर शेयर फ्लोटेशन कॉस्ट है और 190 की इशू प्राइस है। फिर आगे बोलना है डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू ₹10। और इसने ये भी बता दिया कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो डिविडेंड मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10 रुपीज, एंड ग्रोथ रेट कितना है? 5%। तो यहाँ पे अगर आपको ग्रोथ रेट की बात कर दी है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो गॉर्डन्स ग्रोथ का लगेगा दोनों ही केसेस में। तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं, गिवन लिखने के बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालेंगे। चलो गिवन face value is ₹10, okay, then move ahead, market price is ₹200, ये रहा market price is ₹200, then 190 is issue price, flotation cost is 5, okay, issue price is ₹190 and फ्लोटेशन कॉस्ट इज ₹5। तो अगर मुझे नेट प्रोसीड निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ। चलो नेट प्रोसीड क्या, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर देंगे ना वहां पे, इशू प्राइस माइनस P0, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं,
या डी वन दे दिया ₹10 यानी डिविडेंड एट द ईयर बोला ना, एट द एंड ऑफ ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹10 एंड ग्रोथ रेट इज 5%, और अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 0.05 हो गया। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, फिर रिटेन अर्निंग निकालेंगे। चलो, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय P0 लिख दो, या P0 लिखो या फिर NP लिखो, नेट प्रोसीड, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना यहाँ पे, जब हम लोग कंसेप्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ कंसेप्ट नोट्स में बोला है ना कि इन केस ऑफ जब आप कैलकुलेशन करोगे P का, तो नेट प्रोसीड कैसे लोगे, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं P लिख देता हूँ डायरेक्ट, P प्लस G। P कैसे आएगा वो देख लेते हैं। D1 कितना है क्वेश्चन में, 10 है, तो D1 का वैल्यू 10 आ जाएगा डिवाइड बाय P। P कैसे आएगा, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, तो इशू प्राइस इज 190 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 5, G का वैल्यू 0.05। फर्दर सॉल्व करेंगे 10, ये हो जाएगा 185 प्लस 0.05। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, 10 डिवाइड बाय 185, आंसर कितना आएगा 0.054 इतना आ रहा है। मतलब अगर राउंडिंग ऑफ करो 5 को 4 बनाओ या फिर इसको 0 ही रख दो, प्लस 0.05, दोनों को प्लस कर देना, 0.0540 प्लस 0.05, तो योर आंसर इज 0.104। हाउ मच योर आंसर इज 0.104। और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 10.4 इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो 10.4 आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो देख लो, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग D1 डिवाइड बाय P प्लस G। D1 का वैल्यू 10, यहाँ पे P कितना लेंगे, अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ P, यहाँ पे KE के केस में इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, लेकिन KR के केस में करंट मार्केट प्राइस लेंगे। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस कितना है क्वेश्चन के अंदर, करंट मार्केट प्राइस इज 200 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे P के जगह पे 200 प्लस G इज 0.05। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05 आएगा और ये भी 0.05। फाइनल आंसर इज 0.10 और 10% KR एंड KE। ठीक है, गॉट इट, देख लो, एंड अगर वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। चलो, ये रहा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ये रहा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। दैट्स इट, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 हो चुका। डन, समझा? अगर ये मेरे साथ सॉल्व किया हो ना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक ठोकना, मतलब मुझे पता चला कि आपने ये सॉल्व किया है मेरे साथ, ये वाली चीज है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 देख लो। सर ये क्या है, पढ़ लेते हैं। अरे आंसर मैच करा लेता हूँ आपका। KR इज 10%, K इज 10.41। ठीक है, उतना ही आ रहा था ना वहां पे भी। यस, मैंने आगे का लिखा नहीं है, वो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो वो 0.5 आ रहा था, तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 14। चलो ध्यान दो, अभी इलस्ट्रेशन नंबर 14 कर रहे हैं। एक बार इसको देख लो फिर सॉल्व करना, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रिक है, कैच है, कैच। ABC कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स, D0 इज 4.19, अब ये D0 दिया है, एंड P0 इज 50 एंड ग्रोथ रेट इज 5%। नाउ दे हैव गिवन द ग्रोथ रेट, नाउ दे वांट टू कैलकुलेट रिटेन अर्निंग। तो यहाँ पे गॉर्डन्स का मेथड लगेगा, एंड KE नहीं KR का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज KR इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय P0 प्लस G। अब आप क्वेश्चन में देखोगे तो D1 नहीं दिया, आपको D0 दिया है। ठीक है, if you see the question they don't give you D1, they had given you the D0,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले d1 निकालना पड़ेगा। d1 इज इक्वल टू d0 1 प्लस जी। d0 कितना है 4.19, 1 प्लस जी कितना है 0.05। डेसिमल्स में लिखते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.05। यहाँ तक चीजें समझी, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, 4.19 मल्टीप्लाई बाय 1.05, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4.39995 हो रहा है, तो मैं इसको 4.40 करता हूँ, अप टू 2 डेसिमल तक लेता हूँ, फिर इसका आंसर आ जाएगा 4.40। P0 आपका क्वेश्चन में 50 है, प्लस 0.05, ठीक है। डेसिमल्स में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, 4.40 डिवाइडेड बाय 50, इसका आंसर आएगा 0.088 प्लस 0.05 प्लस 0.05, दोनों प्लस करो, 0.088 प्लस 0.05, आंसर आएगा 0.138 और 13.8%, ठीक है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर यही वाला कैच था, जिसके अंदर कैच था वो ये वाला कैच था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। चलो इलस्ट्रेशन 14 हो गया, 15 की तरफ बढ़ते हैं। देख लो ये आपका 14 है, ठीक है। चलो 15 देखते हैं। 15 भी एक बार देख लेना, इसमें भी कैच है, फिर सॉल्व करना। बोला है क्वेश्चन में कि एबीसी कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स, तो एबीसी कंपनी ने ये फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइड किया है, जिसमें आरएफ इज 7%, बीटा इज 1.20 एंड आरएम माइनस आरएफ इज 6%। नाउ दे हैव गिवन आरएम माइनस आरएफ, आराम से अभी सीएपीएम का फॉर्मूला बोल रहा है, रिटेन अर्निंग बताओ सीएपीएम के मेथड के बेस पे। तो इसके अंदर इन लोगों ने सीएपीएम रिटेन अर्निंग में अप्लाई करने बोला, और जब हम लोग ने फॉर्मूला देखा था तो वहां पे सीएपीएम का ऐसा कुछ बोला नहीं था। तो कुछ नहीं, अगर क्वेश्चन में बोला है कि रिटेन अर्निंग सीएपीएम से निकालो तो निकाल देना, ठीक है। तो चाहिए तो अगर नोट्स में वो चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक लाइन, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। इफ क्वेश्चन says calculate cost of retained earnings by cost of retained earning by using CAPM formula, then use it and calculate it, ठीक है। तो ये चीज भी मैंने लिख दी। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो फॉर्मूला लिखते हैं सीएपीएम का, क्या है देख लो। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ, ठीक है। आरएफ कितना है 7%, ये देखो 7% रिस्क फ्री रेट है, प्लस बीटा, बीटा कितना है 1.20, तो 1.20। अब आरएफ माइनस आरएम माइनस आरएफ की वैल्यू उन लोगों ने दे दिया है 6% है, तो आप हम यहाँ पे डायरेक्टली 6% लिख देंगे। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 7% प्लस 1.20 आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1.2 7.2, तो आ जाएगा 7.2%। दोनों को प्लस करेंगे तो 14.2%, और अगर इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो 0.142, ठीक है। देख लेते हैं 14.2 डिवाइड बाय 14.2 डिवाइड बाय 100, 0.142। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15 हो गया। वीडियो पॉज करके कॉपी करना है तो वैसे कर लो, या फिर देख लो कैसे करना है। चलो कर लो इसको कॉपी।
दैट्स इट। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो अभी का सेशन, जिसमें हम लोग ने आज क्या पढ़ा, WACC के बारे में नहीं पढ़ा है। वी हैव लर्न द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड द CAPM का मॉडल। तो अगर ये सेशन आपको समझ में आ गया, लाइक बटन पर प्रेस कर देना सो दैट आई कम टू। अगर आप ये मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक बटन कर देना प्रेस, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपको समझ में आ जा रहा है। कमेंट करना, आप कमेंट नहीं कर सकते हो, मुझ तक पहुंचना है तो आपको ग्रुप भी ज्वाइन है, वो ग्रुप में आप ज्वाइन करके आपके डाउट सपोर्ट एंड ऑल दिस थिंग यू कैन गिव इट टू मी ऑल्सो। टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके डाउट पूछ सकते हो FM के रिगार्डिंग, जो भी आपको लगे। अगर आपको मेंटरिंग सेशन लेना है, फ्री मेंटरिंग सेशन इज ऑल्सो देयर, टॉपमेट पे जाओगे तो वो भी मिलेगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पूरा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट टू एंड, आपको सारी चीजें क्या क्या बेनिफिट है वो आपको पता चल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन श्री कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ एंड सी यू सून। पिक्चर अभी बाकी है।